मेरा 3 बार बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम और 1 बार यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से निकला है। तो एक वन ऑफ द रीज़न था मैं डेटा फैक्ट वाले पोर्शन को काफ़ी अच्छे से करता था। हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जहाँ से डेटा फैक्ट वाले क्वेश्चन हमारे मोस्टली गलत होते हैं एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को करके जाते हैं 1 से 2 बार तो आप डेफिनेटली डेटा और फैक्ट के क्वेश्चन तो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बजट्स, इकोनॉमिक सर्वे, यही तो डेटा हमारे यहाँ से गलत होते हैं। तो बजट्स का जैसे फिजिकल डिफिसिट क्या है, तो इस बार के एडीओ के पेपर में भी आपने देखा है, और अभी ऑडिटर का पेपर हुआ है तो ऑडिटर के पेपर में भी आपने देख लिया फिजिकल डिफिसिट, रिवेन्यू डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा, एग्रीकल्चर में कौन सा प्रोडक्ट जो है रैंक ऊपर है। तो ये सारे टॉपिक्स ही तो देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार करके जरूर जाना, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे कि इलेक्शन का डेटा हो गया, ऑपरेशंस हो गए, यही क्वेश्चन तो आते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। और एक बार वीडियो आप पूरा देख के जरूर जाना ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम इंडिया का बजट और बिहार का बजट दोनों के डेटा करने वाले हैं। मैंने इकोनॉमी की 50 प्लस टॉपिक को आइडेंटिफाई किया था। आप लोगों का उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और काफ़ी कमेंट आए कि जो आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं उस पर कुछ कुछ डेटा भी चाहिए। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इंडिया का जो डेटा है, हम बिहार का डेटा है, इनको याद करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम कंपेयर करके नहीं पढ़ते हैं, तो डेटा काफ़ी मिक्सअप हो जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, इंडिया का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 53.47 लाख करोड़ है, 53 लाख करोड़ के करीब है। और बिहार का जो है 3.5 लाख करोड़ के करीब है, 3.48 लाख करोड़। तो बिहार का कितना है? 3.48। ओके। तो ये एक्सपेंडिचर जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बिहार में कितना परसेंटेज बढ़ा है? ये बढ़ा है 9.68%। कितना बढ़ा है? 9.68। और इंडिया में कितना बढ़ा है एक्सपेंडिचर? 7.7 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बताता है कि बजट का क्वालिटी कैसा है एक्सपेंडिचर का। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो जो बताता है कि हमारा जो बजट है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, क्रिएशन होगा, एसेट का क्रिएशन होगा। अब जैसे कि नेशनल लेवल पे 22% के करीब, 23% के करीब है, 22.85। ये डेटा आपको एज इट इज़ याद करना है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इतने कम डेटा को इस पीडीएफ में रखा है। मैक्स टू मैक्स 10 से 12 डेटा हैं जो आपको याद करने हैं। और बिहार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 18.27, जो 18% के करीब है। ये कितना है? 22%। अभी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है इंडिया का? 77.15। और बिहार का कितना है? 81.74। जैसे कि ये दोनों क्या है? ये ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, और ये दोनों सम संख्याएं हैं, 22, 18, 77 और 81। इस डेटा को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका परसेंटेज कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना है। और एग्जाम में एक बार पूछा गया था बिहार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? वो है 63,455 करोड़। कितना है? 63,455 करोड़। और बिहार, यूपी और इंडिया का कितना है? इंडिया का है 12,22,000 करोड़। ये लाख करोड़ में है वैल्यू। कितना है ये? 12,22,000 करोड़। ओके। फिर रिवेन्यू को भी देखते हैं हम। रिवेन्यू का 2.84 है और इधर 41.25 लाख करोड़। ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे कि एक डेटा और है काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट तो एग्जाम में हर बार ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। या तो ये परसेंटेज में पूछा जाएगा या फिर इसका एग्जैक्ट डेटा पूछ लेंगे। बिहार में एक बार 67 में या 68 में पूछा था कि फिजिकल डिफिसिट बिहार में कितना है, तो ये 67 में पूछा था, जो है 39,111.8 करोड़। 39,111 है। 39,111 ये बिहार का फिजिकल डिफिसिट है। अगर हम बात करें परसेंटेज में, ये परसेंटेज में कितना है? 2.99%। 2.99। और इंडिया का फिजिकल डिफिसिट कितना है? 4.3। 4.3 ये इस साल के बजट में टारगेट रखा गया है। अभी एग्जैक्ट इतना फिजिकल डिफिसिट हुआ नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो एग्जैक्ट तब पता चलेगा सरकार का फिजिकल प्रूडेंस क्या है, मतलब फिजिकल डिफिसिट कितना रख पाई है। ये इतना टारगेट रखती है सरकार कि हमें इतना रखना है। ओके।
फिर फिजिकल डिफिसिट इंडिया का कितना है, ये है 16,95,000, इतना याद रखना है आपको। और बिहार का तो ये डेटा जरूर याद रखना है। बिहार का कितना है, 39,111, और परसेंटेज में कितना है, 2.99। आपको इस वीडियो के बाद कहीं से भी कोई वीडियो करने की जरूरत नहीं है डेटा की, मैं आपको इस वीडियो में ही सारे डेटा अच्छे से याद करा दूंगा, क्योंकि ये मैंने थीम आइडेंटिफाई की है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। अब फिजिकल डिफिसिट की एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे फिजिकल डिफिसिट होता क्या है, सरकार जो बजट बना रही है उसकी आमदनी कितनी है और कितना घाटा हो रहा है उसमें, मतलब जो इनकम है और सरकार का एक्सपेंडिचर। बट इनकम में यहाँ कैलकुलेट नहीं करते हम जो लोन लिया हुआ है। ओके, लोन हम कैलकुलेट नहीं करते इनकम में यहाँ जब हम फिजिकल डिफिसिट कैलकुलेट करते हैं। बट एक्सपेंडिचर अगर सरकार का ज़्यादा हो जाता है, इनकम कम हो रही है लोन हटा के, तो फिजिकल डिफिसिट सरकार का बढ़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो कितना है इंडिया का, 1.5%। 1.5%, ये 5,92,000 करोड़ के करीब है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिहार में क्या है, बिहार में क्या रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है, बिहार में रेवेन्यू डिफिसिट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ रेवेन्यू सरप्लस बजट है। क्या है बिहार में, रेवेन्यू सरप्लस 0.09%। ये डेटा आपको याद रखना है बिल्कुल, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है बिहार का, और बिहार का जो है कितना सरप्लस है, 0.09। और कितना सरप्लस है अगर वैल्यू में बात करें, 1143.18 करोड़, 1143 करोड़ करीब। आपको याद रखना है 1143 करोड़ के करीब है ये। एक मेन डेटा क्या है आपको याद रखना है, 0.09%। इतना सरप्लस है बिहार में, डिफिसिट नहीं है बिहार में। ओके, नेशनल में डिफिसिट कितना है, 1.5%। ओके, फिर आगे एक डेटा आता है, हमारा जो डेट है वो जीडीपी का रेशियो कितना है। ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी बजट की, किसी की इकोनॉमी के हेल्थ के लिए। जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक नीति आयोग निकालता है ना, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, उसमें ये सारे पैरामीटर को यूज़ किया जाता है। डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, फिजिकल डिफिसिट कितना है, फिजिकल प्रूडेंस कितना है। ओके, हम बात करते हैं जैसे डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है नेशनल लेवल पे, 55.6, 55.6। ओके, 55.6%। बट सरकार का टारगेट कितना है 2030 तक, ये 50 प्लस 1% करना है, प्लस माइनस 1% करना है। 2030 तक कितना है, 50 प्लस माइनस 1% पे इसको लाना है या तो। और बिहार का कितना है डेट टू जीडीपी रेशियो, ये है 29.68%। 29.68%, ये बिहार का डेट टू जीडीपी रेशियो है। अगर ये वैल्यू में बात करें इसकी, ये 3.88 लाख करोड़ है। ओके, बट सरकार के कुछ टारगेट्स भी होते हैं हमारे बजट को बनाते हुए। अब जैसे कि हम बात करें फिजिकल डिफिसिट, फाइनेंस कमीशन की जो 16 रिपोर्ट आई थी, ओके, इसमें फिजिकल जो 16 फाइनेंस कमीशन बना था उसमें फिजिकल डिफिसिट का कुछ टारगेट रखा गया था। जैसे नेशनल लेवल पे जो टारगेट रखा गया था वो कितना था, 3.5। ओके, कितना है, 3.5%। और स्टेट को जो टारगेट दिया गया था वो 3% के अंदर रखना है फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। और ये कब तक करना है पूरा, 2030-31 तक। ओके, 2030-31 तक। ओके, हम अगर बात करें जैसे कि बिहार ने अपना फिजिकल डिफिसिट टारगेट क्या पूरा कर लिया है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा है बिहार का फिजिकल डिफिसिट कितना था, बिहार का फिजिकल डिफिसिट था ना ये 2.99, तो ये अंदर। और नेशनल का टारगेट कितना है, नेशनल का टारगेट है 3.5%। बट नेशनल का भी प्रेजेंट में है 4.3%, 4.3। बिहार ने अपना टारगेट को अचीव कर लिया है और नेशनल का भी दूर है। फिर नेक्स्ट एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जीडीपी। हमारा बजट भी एस्टिमेट करता है कि हमारा ग्रोथ रेट कितना क्या रह सकता है। ओके, जैसे करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, दो टर्म होता है ये। ओके, जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। ओके, कांस्टेंट, ये दोनों करंट प्राइस पे दिया हुआ है। जैसे कि इंडिया ने जो करंट प्राइस पे एस्टिमेट किया है वो 10% किया है,
और बिहार ने जो एस्टिमेट किया है करंट प्राइस पर वो 15% किया है। बट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस होता है अगर हम इन्फ्लेशन उसमें से हटा देते हैं जीडीपी में से, तो वो कांस्टेंट प्राइस पर आ जाता है, वो रियल जीडीपी आती है। ओके, तो इंडिया का भी, तो अभी इंडिया का जो टारगेट है वो कितना है? टारगेट नहीं होता, ये एस्टिमेट किया जाता है। इंडिया का एस्टिमेट है 6.8 to 7.2%। ये इतना एस्टिमेट है इंडिया का, इतना रह सकता है जीडीपी। ओके, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। ओके, फिर नेक्स्ट डेटा है, यही इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा कुछ हम थोड़ी सी चीज़ें और करेंगे, जैसे कि प्राइमरी डिफिसिट। तो बिहार के बजट में मुझे डेटा कहीं मिला नहीं है, बट प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? ओके, अगर हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या फिर उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं, जो हमारा सरकार का जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट। ये यूनियन गवर्नमेंट का है। यूनियन गवर्नमेंट में कितना रखा गया है? 0.7%। 0.7%। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ये भी यूनियन गवर्नमेंट का है, ये 0.3%। ओके, 0.3, 0.3% ये रखा है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ये कॉन्सेप्ट कब आया था? 2011-12 में आया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कब आया था ये कॉन्सेप्ट बजट में? 2011 और 12 में। बट ये होता क्या है? अगर सरकार कोई ग्रांट्स देती है स्टेट को, वो एसेट क्रिएशन में हेल्प करेगा, कैपिटल गेन मतलब कैपिटल क्रिएशन में हेल्प करेगा, एसेट क्रिएशन में, तो उसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट करते हैं कैलकुलेट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है यूनियन बजट में जो 3 कर्तव्य रखे गए हैं वो क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 कर्तव्य हैं क्या, कमिटमेंट्स या फिर ड्यूटी क्या है यूनियन बजट की? तो सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सतत विकास करना है। ओके, एस्पिरेशन को फुलफिल करना है लोगों की, विजन जो है सबका साथ सबका विकास, यही जो हमारा स्लोगन है। 3 जो है कर्तव्य हैं सरकार के बजट में। ओके, सेम इस तरह बिहार के भी कुछ कमिटमेंट हैं। ओके, बिहार के कमिटमेंट की अगर बात करें तो ये, जैसे कि बिहार ने अपना कमिटमेंट क्या रखा है? 3 संकल्प के लिए है बिहार ने। ओके, 3 संकल्प है ये बिहार के कमिटमेंट। डबल करना है पर कैपिटा इनकम को नेक्स्ट 5 ईयर में। ओके, आपको कमेंट में बताना है इस टाइम पे बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कांस्टेंट प्राइस पे होता है एक तो, और एक होता है करंट प्राइस पे। ये आपको दोनों बताना है। ओके, कि बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या है और वो नेक्स्ट 5 ईयर में डबल करना है। सेकंड है 1 करोड़ जॉब जनरेट करनी है यूथ के लिए। ओके, कितना करना है? 1 करोड़ जॉब जनरेट करनी है। और थर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे उनके काम करना है। जैसे कि सरकार ने अभी प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इस टाइप की जो स्कीम करी है, रोजगार योजना, तो उन सारी चीज़ों पे काम करना है। ओके, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ सरकार खर्च कर रही है सबसे ज़्यादा? एग्जाम में इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। मैक्स टू मैक्स देखते हैं डिफेंस में कितना खर्च कर रही है सरकार, डिफेंस में कितना परसेंटेज खर्च कर रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में कितना कर रही है। तो हमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मैं पूरा आइडिया दूंगा इस वीडियो में कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आप एग्जाम में जब देखोगे तो यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? बोरोइंग से आ रहे हैं 24%। सरकार अपनी बोरोइंग्स, अपने लाइबिलिटीज से लोन ले रही है यहाँ सरकार 24%। सेकंड आ रहा है जो पैसे आ रहे हैं, सेकंड वो इनकम टैक्स से आ रहे हैं। फिर है कॉरपोरेशन टैक्स, थर्ड पे है जीएसटी, फोर्थ पे है जीएसटी। तो एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहले कहाँ से आ रहे हैं? लोन, बोरोइंग्स। थर्ड पे, सेकंड पे है इनकम टैक्स। पहले जो कॉरपोरेशन टैक्स पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब इनकम टैक्स का जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 21% है, ये 18% है, और जीएसटी 15% है। ये तीनों डेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जीएसटी का कितना कंट्रीब्यूशन है? 15%, क्योंकि जीएसटी का पहले ज़्यादा था, बट अभी जीएसटी काफ़ी आइटम्स पे कम हुआ है, तो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। फिर तीसरे पे क्या है? कॉरपोरेशन टैक्स 18%, ये पूछा जाएगा जरूर, और इनकम टैक्स 21% है। फिर आगे बात करते हैं तो फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना है? 10%। नॉन टैक्स रिवेन्यू से 10% है, और 6% है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम से 4% है, और नॉन डेट से 2%। बट रिवेन्यू जा कर है हमारा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कस्टम से कितना परसेंट रिवेन्यू आ रहा है? तो 4%। ये आपको सारे डेटा याद ही होने चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जामिनर का पता नहीं, अगर टफ क्वेश्चन बनाने लगा वो, तो वो नीचे वाले डिजिट पूछेंगे।
नीचे वाले डेटा पूछेंगे। अगर इजी बनाएगा तो आपको पता ही है, बोरोइंग से सबसे ज़्यादा आता है, इनकम टैक्स 21% है। फिर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, 22% हम स्टेट को दे रहे हैं टैक्स में, जो टैक्स का शेयर है 22% स्टेट के पास जा रहा है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% है। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोन लिया है तो फिर ब्याज भी तो देना होगा ना उसका, तो 20%, तो 24% से हमने लोन लिया है और 20% हमने लोन में दे दिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% है। ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%। एग्जाम में ऑप्शन कैसे बनेगा कि हाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 10% खर्च कर रही है सरकार या 15 कर रही है, ये लिख सकता है ना, बट हमें 17% याद रखना है। और डिफेंस में 11%, ये तो मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि 8% खर्च कर रही है सरकार या फिर 7%, तो इस बार 11% हो गया डिफेंस का। फिर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड में 8% है। इन दोनों को कंपेयर करके पूछा जा सकता है कि सेंटर सेक्टर स्कीम में सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है फिर स्पॉन्सर्ड में, तो इस सेक्टर में जो है 17% है और स्पॉन्सर्ड में क्या है 8%, डिफेंस में 11%। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको डेटा याद हो जाए, क्योंकि चैनल का आपको नाम पता है ना क्या है, रिवीजन मंत्र। हमको रिवीजन करना है क्योंकि डेटा तो सब जगह मिल जाएंगे। ये वीडियो को देखने का एक एम ये भी रहेगा ना अपना कि डेटा आपको याद हो जाइए। फिर है 7% फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर, फिर अदर एक्सपेंडिचर दोनों का बराबर है, 7% पे है। एग्जाम में एक बार यूपीपीसीएस में ये पूछा गया था, सब्सिडीज में जो है कितना खर्च कर रही है सरकार, तो 6% है। फिर सिविल पेंशन पे है 2%, एग्जाम में पूछ लेगा कि 5% सिविल पेंशन पे खर्च कर रही है सरकार, और एक्सपेंडिचर पे जो है सब्सिडीज पे 6% 7% कर रही है, 8%, तो हमें याद होना चाहिए डेटा कितना है, 6% जो है पेंशन पे खर्च कर रही है। फिर देखते हैं मेजर आइटम्स कौन से हैं जहां सरकार, और ये सारी वैल्यू लाख करोड़ में है, ये वैल्यू जो है लाख करोड़ में है, तो 5.99 लाख करोड़ ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रही है। ट्रांसपोर्ट में इतना खर्च कैसे हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना नेशनल हाईवे बनाने हैं, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है, तो ट्रांसपोर्ट में इसलिए खर्च ज़्यादा हुआ है। फिर रेलवे वगैरह में भी खर्च कर रही है सरकार। फिर सेकंड है डिफेंस, डिफेंस में 5.95, बीच में 9 है, दोनों साइड 5 है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, 5.95 डिफेंस में खर्च कर रही है सरकार। फिर डिफेंस का परसेंटेज मैंने आपको बताया था ना, कितना था आपको याद है, डिफेंस में कितना खर्च कर रही है, डिफेंस में 11% खर्च कर रही है ना सरकार अपनी। फिर आगे चलते हैं, एक फिर आगे रूरल डेवलपमेंट, फिर आगे रूरल डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है सरकार, 2.73 लाख करोड़ में है ये डेटा रूरल डेवलपमेंट में। फिर होम में कितना है, होम मिनिस्ट्री में कितना है, 2.55। एग्रीकल्चर का पूछा जाता है एग्जाम में एक बार, 1,06.73 1.63 ये पूछा जाएगा, 1,63,000 करोड़ है ये। ओके, 1,63,000 करोड़ एग्रीकल्चर में खर्च कर रही है सरकार। फिर एजुकेशन में, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तीनों को डेटा हम याद रखेंगे ना, हेल्थ में सरकार जो है कम कर रही है, एजुकेशन में उससे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में उससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर एनर्जी में है कितना है, 1.09, 1,09,000 करोड़ है ये। हेल्थ में कितना है, 1,05,000 करोड़। एजुकेशन में कितना है, 1,39,000 करोड़ एजुकेशन में, और एग्रीकल्चर में 1,63,000 करोड़। ठीक, 4 डेटा आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार फिर से एक बार बोलता हूँ, एग्रीकल्चर में 1,63,000, 1,39,000 एजुकेशन, एनर्जी 1,09,000, 1,05,000 हेल्थ। ओके, फिर आते हैं अर्बन डेवलपमेंट में कितना कर रही है सरकार। बहुत सारी स्कीम चल रही है, प्रसाद, अमृत, अटल करके है एक, तो आपको स्कीम भी याद होनी चाहिए। अर्बन में कितना है, 86,000। फिर IT एंड टेलीकॉम में 76,000 है ये, यहाँ ये लाख में थी डेटा, ये थाउजेंड्स में है। फिर सोशल वेलफेयर में 62,000 है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ये बड़ा याद रखना है हमें, 0.56, 56,000 करोड़ है ये, क्योंकि अभी स्कीम भी चलाई है ना। रिसर्च डेवलपमेंट में अपना कितना है कंट्रीब्यूशन, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम है ना इंडिया में, 0.7% है। और जैसे US से चाइना, ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं, इनका 4% 3%, ओके, रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी कम है, तो इस बार का शेयर याद रखना हमें। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, एक्सटर्नल अफेयर में, फाइनेंस में, नॉर्थ ईस्ट में, ये सारे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर के आपको याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर में कितना कर रही है सरकार। ओके,
एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ये सारे डेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर पिलर्स ऑफ ग्रोथ भी आइडेंटिफाई किए थे सरकार ने बजट में, 6 पिलर थे, जिसमें सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, 6 पिलर थे ना, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट लानी है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे काम करना है, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, साउंड फिजिकल मैनेजमेंट, ये हमें पिलर याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस किया गया है, ईज ऑफ डूइंग पे फोकस किया गया है, इस तरह के ऑप्शन दिएंगे फंसाने के लिए आपको। तो पांचों आपको 6 के 6 पिलर भी याद होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार का करने वाले हैं, बिहार के बजट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो ये सरकार के पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, सेंट्रल टैक्स, जहाँ से 45.49 45.49% जो है सेंट्रल टैक्स से आ रहे हैं। और ये वीडियो बाइलैंग्वेज है, हिंदी में, क्योंकि छोटे छोटे जो हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ, और जो इंग्लिश में आपको ये टर्म लिखे हुए हैं सारे, तो शायद कोई इशू आएगा नहीं आपको लैंग्वेज का, क्योंकि छोटे छोटे ये जो चीज़ें, लोन रिकवरी, स्टेट टैक्स, ये तो आपको हिंदी में भी पता, इंग्लिश में भी पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, इजी टर्म है सारे, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आएगी तो आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हिंदी में भी PDF बना के दे दूंगा इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल टैक्स में कितना है, 45.49। फिर स्टेट टैक्स के पास कितना है, स्टेट का ओन रेवेन्यू, स्टेट टैक्स से कितना है, ये 18% है, 18.9, लगभग 19% के करीब है। लोन रिकवरी से कितना है, 17.8। फिर स्टेट गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू उससे 2.7 है। ओके, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, स्टेट टैक्स रेवेन्यू कितना है, 18% है, ये 18.9। ओके, लोन कितना लिए सरकार, 17.8। फिर पैसे जा कहाँ रहे हैं, सोशल सर्विस में जा रहे हैं, फिर जनरल सर्विस में, फिर इकोनॉमिक सर्विस में। सोशल सर्विस में कितना है, 41.5। फिर है जनरल सर्विस में कितना है, 28.1, 28.1, और इकोनॉमिक सर्विस में कितना है, 23.3। फिर उसके बाद रीपेमेंट में आ रहा है, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, फिर एडवांस लोन्स में जा रहा है। बट हमें स्टार्टिंग वाले डेटा याद रखने हैं, मेन स्टार्टिंग वाले कौन से हैं, सोशल सर्विस में, फिर जनरल सर्विस में। क्योंकि सोशल सर्विस में क्यों जा रहा है, गरीबी है सरकार यहाँ बिहार में इतना, जहाँ कितना है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितना है अपना, नीति आयोग का जो डेटा है वो मैंने एक बार डिटेल में बताया इंडेक्स में, वो है 33.3%। तो सोशल सर्विस में खर्च करना पड़ेगा सरकार को ज़्यादा, हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर स्कीम में। फिर जनरल सर्विस में 28% और इकोनॉमिक सर्विस में है 23%। ये डेटा हमें याद होने चाहिए। फिर योजना के खर्च में सरकार कितना खर्च कर रही है, योजना में व्यय में कितना है, ये है लाख करोड़ में, 1,22,000 करोड़, 1,22,000 करोड़ जो है स्कीम में जा रहा है सरकार के, स्कीम में खर्च होगा। और 7 निश्चय, ये 3 है, यहाँ एग्जाम में यहाँ लिखा गया है, ये 7 निश्चय 3 है, यहाँ कितना है, 14,800 करोड़, क्योंकि 7 निश्चय 1 और 2 तो खत्म हो गए उनके टारगेट्स, अभी ये 7 निश्चय 3 है, 14,800 करोड़। ओके, फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट में सरकार कितना खर्च कर रही है, एक चीज़ ये दी हुई है ना, इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट, इसमें कर रही है सरकार 2.25 लाख करोड़। ओके, फिर आगे आता है एजुकेशन। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है सरकार, एजुकेशन में कर रही है, कितना है, ये आपको डेटा याद होना चाहिए, नंबर्स याद होना चाहिए। 68,216 करोड़, कितने हैं, 68,216 करोड़, ये है 19.69, 19.63%। ओके, फिर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में सरकार खर्च कर रही है 6.8%, जो 23,000 करोड़ है, करीब 23,701 करोड़। फिर हेल्थ में कितना है, हेल्थ में भी 6.12% है, यह है 21,270 करोड़। फिर एनर्जी में भी सरकार का 5.5% के करीब है, ये कितना है, 18,737 करोड़। फिर अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, फिर PRI का पूछा जाता है एग्जाम में, रूरल डेवलपमेंट में 11,000 करोड़ के करीब, यहाँ 10,000। आपको डिटेल में याद नहीं करना है नीचे वाले डेटा, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सरकार जो खर्च कर रही है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। एग्जाम में कंपेयर करके भी तो पूछते हैं वो लोग कभी कभी कि पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। और मेन आपको क्या याद रखना है, एजुकेशन में कहाँ खर्च कर रही है सरकार, रूरल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट
काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है PRI, क्योंकि बिहार में भी रूरल एरिया में कितने परसेंटेज लोग रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो 89% है अभी। इकोनॉमिक सर्वे नहीं, सॉरी, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, लगभग ये हो गया है अर्बन एरिया में 17% के करीब। ओके, आपको इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और क्वेरीज हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेज सकते हैं। ओके, कुछ रिवीजन में जो जो इशूज आ रहे हैं हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले। और आपने मेरा जून करंट अफेयर का मैंने वीडियो बनाया काफ़ी डिटेल में, वो वीडियो आपको जाके देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने उसमें सेलेक्ट किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ बिहार इलेक्शन के सारे डेटा जो फैक्ट हैं, जो PYQ के ट्रेंड पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने सारे चीज़ को इंक्लूड किया है। जैसे कि यहाँ क्या पूछा जाता है BPSC में, जो प्रेस नोट है, ये पहली बात तो जानते हैं कि 18th लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था ये बिहार के। लोकसभा बोल दिया मैंने, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था ये बिहार के 18th। और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस नोट की जो डेट थी, वो जो प्रेस रिलीज़ किया था वो 6 अक्टूबर थी। क्या थी? 6 अक्टूबर। जो शेड्यूल वगैरह अनाउंस करते हैं लोग, 6 अक्टूबर को किया था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 66 BPSC में पूछा था। कितने फेज में इलेक्शन हुआ? 2 फेज में इलेक्शन हुआ अपना, 6 नवंबर को हुआ और 11 नवंबर को। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, 6 नवंबर को जो हुआ कितने सीट पे हुआ? 121 सीट पे हुआ। कितना हुआ? 121 सीट पे। और 11 नवंबर को जो हुआ वो कितनी सीट पे हुआ? वो 122 सीट पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन डेट ये है। ठीक है, फिर आगे, बट रिजल्ट कब आया? रिजल्ट जो आया था 14 नवंबर को आया। 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे से याद रख सकते हैं, उस दिन रिजल्ट आया। ओके, जो डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ बिहार बच्चों का, 14 नवंबर याद रख सकते हैं ना इससे। बट सीट कौन कितनी सीट किसने जीती, हमको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीट से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो बीजेपी ने जो सीट जीती वो कितनी जीती? 89। और इनके जो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया या कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, 101 सीट पे किया था। JDU ने भी इतनी 101 सीट पे किया था, बट JDU ने 85 सीट जीती। वोटिंग परसेंटेज कितना था बीजेपी का? 20% रहा है, और JDU का 19%। फिर RJD ने जो पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट ने 143 सीट पे किया था, बट 25 ही सीट जीती ओनली। बट इनका वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा था। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। सीट इनकी काफ़ी कम है बट वोटिंग परसेंटेज था, तो लगेगा हम वोटिंग परसेंटेज भी नहीं होगा। फिर LJP, ठीक है, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, उनकी 19 सीट जीती उन्होंने। 28 सीट से पार्टिसिपेट किया बट 19 सीट जीती इन्होंने, 4.9% इनका वोटिंग था। कांग्रेस ने 6 सीट जीती। फिर आगे कांग्रेस, फिर ये NDA का ही गठबंधन में था ये वाले। ठीक है, RLM ये इन्होंने 4 जीती, और HAM सेकुलर इन्होंने 5 सीट जीती, और ये NDA का ही था ये लाए। ठीक है, कांग्रेस की 6 सीट ये अलग है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नोटा ने कितना परसेंटेज वोट मिला नोटा को? नन ऑफ दी अबव। ये हो गया ना कि ऊपर से मतलब कोई किसी को वोट किया ही नहीं, किसी कैंडिडेट को पसंद ही नहीं आया। तो ये वोटिंग परसेंटेज भी तो काफ़ी बढ़ा है इस बार थोड़ा सा, ये है 1.81%, 1.81। और कितना हज़ार वोट है ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बट हमारे जो नीतीश कुमार CM है, उन्होंने 10वीं बार शपथ ली, और जो ली उन्होंने 10वीं बार CM बने वो। बट प्रेजेंट में जो सम्राट चौधरी हैं, वो कौन सी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका क्षेत्र है, वो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर। ठीक है, तारापुर क्षेत्र से वो नियुक्त वो हुए थे ना इलेक्ट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था ना पिछली बार, उड़ीसा के जो CM है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में, वोटर टर्नआउट। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना मेंस में, कि वोटिंग बिहेवियर्स कैसा हो गया है, वोटिंग बिहेवियर क्या है, अभी बिहार इलेक्शन में क्या है रिजल्ट्स, ये सब भी बन सकता है मेंस में। तो वोटिंग परसेंटेज जो रहा ये 2020 में 57 था, इस बार क्या रहा है 67.27। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, 66.27, 66.25। ये PIB से मैंने नोट किया ये।
PIB में दी हुई थी ये सारी चीज़, ठीक है। सिर्फ फीमेल का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी रहा है, 71.6% है। और ये फेज़ 1 का है, ये फेज़ 2 का है। इतना तो याद नहीं रखना, बट ओवरऑल याद रखना है। फेज़ सेकंड में ज़्यादा वोट पड़े हैं, 69%, और फीमेल का 71। एग्ज़ाम में, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है इतना फीमेल का वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज क्यों हुआ, तो याद होना चाहिए हमें ये। फिर आगे आता है ADR की रिपोर्ट, हमें याद होनी चाहिए कि अभी जो इलेक्ट हुए हैं बिहार में क्रिमिनलाइजेशन, और इंडिया में जो है 46% लोग पे सीरियस क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, क्रिमिनल केस 46% लोगों पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। बट बिहार में 53 है, 50% से भी अधिक, 53। बट सीरियस केस की बात करें, बिहार में 42% है, इंडिया में 30% है, 31 सीरियस केस जो चल रहे हैं। बट बिहार में एक अच्छी चीज़ ये हुई है, क्रिमिनलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो घटा है। 2020 में सबसे नीचे आपको दिया हुआ है, 2020 में 68% थे क्रिमिनल केस, इस बार 53, तो काफ़ी कम हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वो अपने कैंडिडेट्स को अच्छे से सिलेक्ट कर रहे हैं। बट अभी भी 53% काफ़ी ज़्यादा नंबर में है जो, ठीक है। तो ये सारे डेटा हमने, या फिर रिसेंट में जो ईयर हुए इंटरनेशनल ईयर, आपको पता होगा इंटरनेशनल ईयर यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज होते हैं, स्पेशलाइज एजेंसी, वो डिक्लेयर करते हैं, जैसे FAO हो या यूनेस्को हो गया। बट इसको अप्रूव किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको दिखा दूंगा। UPSC में भी लास्ट बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, BPSC या स्टेट PCS, हमेशा ये टॉपिक ऐसा है कि अगर ये ईयर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ वुमेन फार्मर, कौन से ईयर को मनाएंगे हम, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये डेटा आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिलेट्स पे क्वेश्चन आया था ना, तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ 2023 इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये टॉपिक ऐसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी डाइवर्स तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी मैं डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको कि इस टॉपिक को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस फैक्ट या डेटा को, इंट्रोडक्शन में। और प्री में इस बार के लिए 72 BPSC के प्री में काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है यहाँ से हमेशा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लास्ट वाले ईयर्स करेंगे जो अपकमिंग ईयर्स हैं। जैसे 2029 को क्या डिक्लेयर किया गया है, 2029 को, 2029 को, तो एस्ट्रॉइड्स गिर जाते हैं ना हमारे प्लेनेट पर, तो एस्ट्रॉइड्स के अवेयरनेस से रिलेटेड है ये, और प्लेनेटरी डिफेंस। आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक लेक है, लोनार लेक, वो एस्ट्रॉइड के गिरने से ही बनी है। अभी एक आपने सुना होगा, रूस के किसी एरिया में एक एस्ट्रॉइड गिर गया था आगे, तो एस्ट्रॉइड अवेयरनेस से रिलेटेड है, ये हम 2029 में बनाएंगे। कब बनाएंगे, 2029 में। तो एस्ट्रॉइड अवेयरनेस डे भी हो गया, फिर एक एस्ट्रॉइड डे भी मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा 30 जून को। फिर एक एस्ट्रॉइड से रिलेटेड एक मिशन भी तो है ना नासा का, DART, डार्ट, ठीक है, नासा का एक मिशन है डार्ट। चलो फिर आगे आते हैं। फिर 2027 में फिर दो इम्पोर्टेंट ईयर्स मनाए गए हैं, लीगल लिटरेसी एंड सस्टेनेबल रेजिलेंट टूरिज्म। क्या है, लीगल लिटरेसी, जो हमारे रूल हैं, लॉज हैं, उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में भी तो लिटरेसी होनी ज़रूरी है ना, ताकि अथॉरिटी मिसयूज़ ना करे हम, अगर हमें अपने राइट्स पता है। फिर आगे फिर ये सस्टेनेबल रेजिलेंट टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म बढ़ने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर उसको सस्टेनेबल नहीं रखेंगे तो टूरिज्म बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पोल्यूशंस होगा, प्लास्टिक पोल्यूशंस होंगे। फिर आगे 2026 का, 2026 ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी सारे ईयर्स डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले एक वुमेन फार्मर, क्या है वुमेन फार्मर, आपको पता होगा 2017 या 19 के इकोनॉमिक सर्वे में, आई थिंक 19 के सर्वे में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक टर्म दिया गया था, क्योंकि वुमेन फार्मर्स, वुमेन पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है एग्रीकल्चर की, क्योंकि मेल जो है वो सिटी में चले जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में, वो अर्निंग के लिए, तो काफ़ी बर्डन आ रहा है वुमेन्स पे। वुमेन फार्मर्स के लिए है ये द ईयर ऑफ, जो 2026 का ईयर है वो वुमेन फार्मर के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, हम इसको
ये एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में, 2026 डिक्लेयर किया गया है। फिर आगे आता है एक रेंजलैंड। क्या आता है? रेंजलैंड एंड पेस्टरलिस्ट, ये एफएओ ने डिक्लेयर किया है, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो रेंजलैंड्स होते क्या है, पहले तो ये समझना होगा कि आखिर रेंजलैंड होते क्या है, ठीक है। तो रेंजलैंड क्या है? कोई अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ ग्रास है, झाड़ियाँ, स्क्रब्स हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं, ग्रास मिलती है, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पशुओं के चराने के लिए। तो अर्थ का ऑलमोस्ट 50% एरिया जो अर्थ का सरफेस है वो रेंजलैंड ही है। क्या है? 50%। यहाँ से डिटेल क्वेश्चन बन सकता है, तभी तो हमने इसको 2026 में हमने इसके लिए ईयर डिक्लेयर किया है, रेंजलैंड ईयर, ठीक है। तो 50% एरिया क्या है? अर्थ का सरफेस का, यही तो है, ठीक है। जैसे सवानास हो गए, डिजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, हर जगह मिलेंगे आपको रेंजलैंड, मतलब ग्रास लैंड और स्क्रब्स तो हर जगह मिलेगा ना, ठीक है। और एक चीज़ ये, 30% ग्लोबल सॉइल, यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक्स मिलता है। जो सॉइल का 30% है उसका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक्स 30% मिलता है। बट इशूज़ क्या आ रहे हैं इस पर, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेंस में काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे, तो रेंज लैंड पे भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो क्या है, रेंज लैंड जो एरिया है, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, ग्रास है, स्क्रब्स है, ये 50% डिग्रेड हो गया है। 50% डिग्रेड हो जाएगा तो काफ़ी इशूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए डिक्लेयर किया गया है 2026, ठीक है। फिर आगे आता है 2026 में एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट ईयर्स, वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि सस्टेन डेवलपमेंट्स लाना है, सस्टेनेबल टूरिज्म लाना है, तो उसके लिए वॉलंटियर्स भी तो चाहिए, ठीक है। 2026 में क्या है? एक वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2025 कोऑपरेटिव ईयर फॉर कोऑपरेटिव, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा क्वांटम, और ये यूपीएससी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में 2026 के पेपर में भी पूछा था इस बार, क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन, ठीक है, क्योंकि इसके लिए 2025 में ईयर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक। फिर आगे आता है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। ग्लेशियर को बचाना जरूरी है काफ़ी, आपको पता होगा अर्थ का जो है 10% एरिया में ग्लेशियर मिलते हैं, और फ्रेश वाटर 70 से 75% फ्रेश वाटर मिलता है पूरे अर्थ का। अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज के कारण तो फ्रेश वाटर की कमी आ जाएगी, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे सिटीज़ में वाटर की कमी है, ठीक है। और रिवर्स का जो गंगा जो रिवर है, यमुना है, जो हिमालयन रिवर है, पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है, तो उनको बचाने के लिए ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। फिर ट्रस्ट एंड पीस एक ईयर ये मनाया जा रहा है, ये क्या है? 2025 का। फिर 24 में क्या है? कैमिलेट्स, कैमल के लिए, ठीक है। 23 के लिए मैंने आपको बताया है मिलेट्स के लिए मनाया जाएगा। 2023 किस लिए है? मिलेट्स के लिए, ठीक है। 2023 एक चीज़ के लिए और है, डायलॉग एज ए गारंटी पीस। डायलॉग्स का यूज़ करना है पीस स्टेब्लिश करने के लिए, 2023 और मिलेट्स। ये पुराने वाले वैसे कम ही चांसेस हैं, आपको नए वाले ज़्यादा पता होने चाहिए, 24, 25, 26 आगे अपकमिंग वाले, ये मैंने लिख दिए, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप ये फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए 2022 में किया गया है। फिर बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लास 2022 में किया गया है। फिर 2021 में चाइल्ड लेबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पीस एंड ट्रस्ट। पीस एंड ट्रस्ट को 2 बार बनाया गया है, 2021 और 2025, ये आपको याद रखना है। फिर इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए 2019, टूरिज्म के लिए आ जाएगा फिर 17, फिर पल्स दाल के लिए 2016। बट लेटेस्ट वाले आपको जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। जैसे 2029 में क्या है? एस्ट्रॉइड अवेयरनेस, 2027 लीगल लिटरेसी एंड सस्टेनेबल रेजिलेंट टूरिज्म। 2 चीज़ हैं 2027 में, लीगल लिटरेसी, सस्टेनेबल रेजिलेंट एंड टूरिज्म। फिर 2026 में कौन कौन से हैं? वुमेन फार्मर, अब यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जाते हैं, वुमेन फार्मर्स हो गए, रेंज लैंड हो गया है, ठीक है, वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हो गए हैं। तो आपको सारी लिस्ट को एक बार अच्छे से देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा ही। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, यहाँ इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है, क्योंकि रिसेंट में यूएस ने अभी अटैक किया है, ईरान ने अटैक किया है एक दूसरे पर, यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हुई है उसमें ऑपरेशन चले हैं कुछ, ईरान ईरान और फिर इसराइल के हुए हैं, तो सारे टॉपिक काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। मैंने तो काफ़ी डिटेल में कौन सा ऑपरेशन किसके बाद आया है, काफ़ी क्रोनोलॉजिकल मैनर में समझाने की कोशिश की है, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और मैंने करंट अफेयर के काफ़ी सारे टॉपिक मैंने समझा दिए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं एक बार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 72 बीपीएससी के लिए क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, एग्जाम में इस बार देख लेना, ठीक है। अप्रैल 2024 में यहाँ ना बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, बट हमें रिसेंट वाले याद करने हैं। जैसे अप्रैल 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ठीक है, ये ईरान ने चलाया। किसने? ट्रू प्रॉमिस। ये ईरान ने चलाया, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया इसराइल पर, ठीक है। बट यहाँ ये बात नहीं करेंगे किसने पहले अटैक किया किसने बाद में, क्योंकि ये बहुत सारे अटैक बहुत लंबे टाइम से हुआ है एक दूसरे पे, तो ये नहीं बोल सकते किसने पहले अटैक किया किसने नहीं, ठीक है। तो ईरान ने चलाया ट्रू प्रॉमिस अप्रैल में, फिर अक्टूबर 2024 में फिर से ईरान ने एक ऑपरेशन चलाया ट्रू प्रॉमिस 2, ठीक है। फिर क्या है, जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन, जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये किसने चलाया? ये इजराइल ने चलाया। फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया ईरान के न्यूक्लियर साइट पे और उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन राइजिंग लायन किससे रिलेटेड है? ये इजराइल का है, ईरान पे अटैक किया, वहां के न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। फिर जून 2025 में ही फिर उसके काउंटर रिटेलिएशन में ट्रू प्रॉमिस, आपको पता है ना ट्रू प्रॉमिस की जो सीरीज है 1 2 3 ये सारे ईरान के हैं, और ईरान ने किस किस पे अटैक किया है? जैसे इसराइल पे कर दिया है, ठीक है। गल्फ कंट्री जो यूएसए के अलाइज है उन पर अटैक किया है, तो ट्रू प्रॉमिस है उनके ऑपरेशन के नाम। राइजिंग लाइन किसका है? मैं आपको याद करा दूंगा राइजिंग लाइन किसका है। तो राइजिंग लाइन जो है ये इजराइल ने चलाया है, ठीक है। फिर जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये यूएसए ने अटैक किया है इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर। तो न्यूक्लियर साइट का नाम भी याद रख सकते हैं, फोर्दो, नानतेज, अस्फहान, नानतेज, फोर्दो, ठीक है। ये 3 न्यूक्लियर साइट है, ठीक है। और अटैक किससे किया था? जो एयरक्राफ्ट से बम गिराया था, B2 स्पिट स्लीट बम्बर, ये भी पूछा जा सकता है। मेनली ऑपरेशन का नाम याद रखना है, यह है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। राइजिंग लाइन किससे रिलेटेड था? राइजिंग लाइन था इजराइल का। फिर रिसेंट में ये 28 फरवरी को हुआ है, इसकी आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। रिसेंट में कौन सा हुआ है 28 फरवरी को? ये एपिक फ्यूरी, ये इजराइल ने और यूएसए ने जॉइंटली अटैक किया वहाँ के न्यूक्लियर साइट पर, वहाँ के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और वहाँ के जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स, रूलिंग रेजिम, उस पर अटैक किया। तो इसकी 28 फरवरी, जिसका इम्पैक्ट आज भी देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। फिर इसके काउंटर में भी तो इंडिया ने ऑपरेशन चलाए थे ना, आपको याद होगा। नहीं, इंडिया ने अपनी नेवी ने चलाया था ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि यहाँ ऑयल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे, ऑयल गैस के प्राइस, तो इंडियन नेवी ने ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन चलाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। क्योंकि एपिक फ्यूरी जब इन्होंने लॉन्च किया यूएसए ने, इसराइल ने, तो ईरान ने क्या किया, गल्फ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर दिया, हॉर्मुज की जो जल संधि है उसको ब्लॉक किया। तो उसके काउंटर में भी ऑपरेशन चलाए गए थे काफ़ी सारे, ठीक है। और कुछ ऑपरेशन और हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो चलाए गए, वो और कर लेते हैं हम। जैसे अक्टूबर 2023 में, ठीक है, ऑपरेशन अलस्का फ्लड, क्या नाम है? ऑपरेशन अलस्का फ्लड, ये हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर, ठीक है। फिर इसराइल ने ही अक्टूबर 2023 में उस सेम डे आयरन सॉर्ड, ठीक है, आयरन सॉर्ड ये इसराइल ने चलाया हमास को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जो हमास के टेररिस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उसको ख़त्म करने के लिए इसराइल ने चाहिए आयरन सॉर्ड। तो इसराइल का एक ऑपरेशन मैंने लेटेस्ट में 2025 वाला क्या बताया, राइजिंग लायन, ठीक है। फिर ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हुआ था, एक यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी फरवरी 2022 में, तो ऑपरेशन गंगा इंडिया ने चलाया, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग फंस गए थे इस यूक्रेन में, तो वहाँ के हमारी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया अपने इंडियंस को यूक्रेन से निकालने के लिए, फरवरी 2022 में हुआ था ये। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी जो मेजर ऑपरेशन है पुराने वाले भी लोग पूछ सकते हैं। फिर ऑपरेशन सूडान 2023 में, ये ऑपरेशन कावेरी चलाया यहाँ, सूडान में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो चीज़ें चल रही थी वहाँ से फिर अपने सिटीजन को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। फिर इसराइल और हमास के बीच जब बार हुई 2023 में, तो ऑपरेशन अजय चलाया इंडिया ने, क्या चलाया? ऑपरेशन अजय, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट में 2025 में इसराइल और यूएसए के बीच जब हुई लड़ाई, तो ऑपरेशन सिंधु, क्या चलाया इंडिया ने? ऑपरेशन सिंधु, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और लेटेस्ट में एक ऑपरेशन हो रहा है यूक्रेन ने चलाया स्पाइडर वेब,
क्या नाम है, स्पाइडर वेब ड्रोन अटैक। ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम, स्पाइडर वेब ड्रोन अटैक। ये जून 2025 में हुआ था स्टार्ट। इसमें क्या किया था, यूक्रेन ने ड्रोन, काफ़ी सारे मिनी ड्रोन से अटैक किया था यूएस से, उसके ऊपर, रशिया के ऊपर। ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे किए गए ऑपरेशन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, जो बचे हुए इंटरनेशनल ऑपरेशंस होंगे वो मैं काफ़ी डिटेल में बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाले कर लेंगे सारे, जो सीबीआई ने चलाए हैं, या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या फिर इंडियन आर्मी के, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे किए गए, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, ये मैंने बता दिया इसमें, वो मैं कवर करूँगा। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम जो डेटा फैक्ट वाले पोर्शन है, मिनरल्स में कौन रैंक फर्स्ट है, स्टील में, कोल में, गोल्ड में, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना बीपीएससी में, और एग्रीकल्चर में कौन टॉप किया है। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको ध्यान होगा, सीमेंट में इंडिया की रैंक पूछ लिया था, सीमेंट प्रोडक्शन में, तो इंडिया की रैंक है सेकंड। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिए होते हैं, पीआईबी वगैरह में दिए होते हैं। मैंने काफ़ी गूगल से चेक करके, जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वहाँ से मैंने इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया है। तो इसमें मिनरल्स के डेटा होंगे, और एग्रीकल्चर आइटम्स प्रोडक्शन की जो है वो सारे डेटा मैंने अच्छे से दिए हैं। और स्पेशल फोकस किया है मैंने गोल्ड पर। इस बार हो सकता है गोल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए, और आप इस पीडीएफ को पढ़ के कमेंट करने आओगे बीपीएससी का। हो सकता है 72 में आ जाए, और यूपीपीसीएस में भी आ सकता है। हम बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों पे। तो सबसे पहले गोल्ड पे बात करते हैं, या फिर मिनरल्स पे बात कर सकते हैं। गोल्ड पे मैं सबसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। और गोल्ड पे टॉपिक में आएगा ही ज़रूर। ये गोल्ड वाले जो टॉपिक है, टॉप इम्पोर्ट्स कौन है, इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं इंडिया, रिजर्व कहाँ मिलेगा, प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ है, गोल्ड की कौन कौन सी माइन है, अभी सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं, अभी 15% कर दिया ना ड्यूटी 6% से। तो ये मैं सारी चीज़ें बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम मिनरल्स की। और मैंने ये जो कैटेगराइज किया है, आपको मैगजीन में ना याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैंने जो कैटेगराइज किया है, जैसे तो चाइना जिसमें टॉप किया है, मैंने सबको स्टार्टिंग में रखा है। ठीक है, ये सारे जो हैं डेटा, चाइना टॉप किया है, स्टील, कोल, ग्रेफाइट, लेड, कैडमियम, गोल्ड, टिन, माइका। ओके, तो ये सारे नेम आपको अगर जहाँ भी दिख जाए तो चाइना टॉप पर है। और फिर इंडिया कहाँ कहाँ सेकंड है, स्टील में इंडिया सेकंड है, कोल में इंडिया सेकंड है, और माइका में इंडिया सेकंड है। ठीक है, अभ्रक बोलते हैं इसको। ठीक है, और गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया सेकंड है। आपको ऐसे ही याद करना है, पहले चाइना के नेम आपको रट लेने हैं। स्टील हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट, लेड, कैडमियम, गोल्ड, टिन, माइका, इन सब में चाइना टॉप पर है। जिसमें इंडिया टॉप किया होगा मैं वो आपको बताऊंगा अलग से। और इंडिया की रैंक इसमें सेकंड है, सब में सेकंड नहीं है, गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया सेकंड है। ठीक है, और फिर इंडिया के स्टेट में कौन है, जैसे हम बात करते हैं स्टेट वाइज भी बात करेंगे। स्टील में कौन हो गया, चाइना, इंडिया, यूएसए। ठीक है, जापान भी रहता है फिर उसके बाद। तो यहाँ फिर इंडिया में कौन सा स्टेट है, स्टील आपको पता होगा ना, राउरकेला स्टील प्लांट्स हो गए, काफ़ी सारी इंडस्ट्री है उड़ीसा में। फिर कोल में कौन सा है, कोल में उड़ीसा है, फिर झारखंड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी रहता है। ठीक है, फिर लेड एंड कैडमियम में चाइना तो है ही, और इधर है राजस्थान। आपको पता होगा राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा माइन है, जैसे कि जेवर माइन करके एक है वहाँ राजस्थान में। गोल्ड में तो मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी यहाँ याद करना है हमको, प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। ठीक है, मेजर कंट्री ही रहेंगी हमेशा ज़्यादातर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। और इधर बात करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ठीक है, ये प्रोडक्शन में है ये। ठीक है, रिजर्व में अगर पूछेगा तो कौन आ जाएगा, रिजर्व में बिहार आ जाता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड। ठीक है, बट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बात अलग है। तो क्या है दो आपकी, गोल्ड में कौन है टॉप में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, और इधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। ठीक है, टीम में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इधर चाइना है ही। माइका में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, माइका 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 आंध्र प्रदेश गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, माइका मिका आंध्र प्रदेश। कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस याद होना है, आपको वहाँ क्वेश्चन टिक करना है, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करना है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट पूछे थे ना उसमें, सीमेंट इंडस्ट्री में बीपीएससी ने 71 में। फिर क्रूड ऑयल की बात करते हैं। अब यूएस से कौन कौन सी चीज़ में नंबर 1 है, क्रूड ऑयल में यूएस से नंबर 1 है, नेचुरल गैस में नंबर 1 है, और जिप्सम में नंबर 1 है। ठीक है, हो गया, यूएस से है, इस सब में टॉप किया है। और एक नीचे और लिखा हुआ था कुछ, अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे।
हाँ, तो तीन चीज़ है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड जिप्सम। इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। क्रूड ऑयल में हम अगर हम ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ेंगे यूएसए, तो साउथ ये सऊदी अरब भी लगा सकते हैं, सऊदी अरब। थर्ड पे रशिया है। आपको पता ही होगा यूएसए कितना डोमिनेट कर रहा है आज के टाइम में ऑयल इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा ऑयल ये लोग बेच रहे हैं, यूएसए और सऊदी अरब और रशिया। और इंडिया में क्रूड ऑयल कहाँ है प्रोडक्शन में? ठीक है, ये है राजस्थान। फिर नेचुरल गैस में यूएसए आ गया है, और नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ है? असम। और जिप्सम में यूएसए है, और इधर राजस्थान। तो राजस्थान वाले आपको एक साथ कर लेने हैं, क्योंकि दोनों को साथ में अरेंज करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इधर स्टेट वाले या फिर ये वाले कोई एक ही अरेंज हो पाते ना साथ में। तो यूएस से तीन चीज़ में है। फिर आगे आते हैं प्लेटिनम। आपको पता ही होगा इसमें कौन है? साउथ अफ्रीका और इधर उड़ीसा। क्रोमाइट में भी साउथ अफ्रीका है, मैग्नीज में भी इधर एमपी है, इधर उड़ीसा है। तो प्लेटिनम, क्रोमाइट एंड मैग्नीज, इन तीनों में कौन है? साउथ अफ्रीका। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। फिर आता है आयरन। ठीक है, लोहे में कौन है? आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। फिर इंडिया आ जाता है। फिर बॉक्साइड में कौन है? बॉक्साइड में भी ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है। ठीक है, यूरेनियम में तो दो चीज़ में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइड और आयरन में है। यूरेनियम में कौन है? फिर कजाकिस्तान। और इंडिया में यूरेनियम में कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और निकिल में कौन है? निकिल में इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के बारे में सोच नहीं सकता ना कि कोई इंडोनेशिया भी ऑप्शन हो सकता है मिनरल्स में, बट निकिल प्रोडक्शन में इंडोनेशिया और इधर उड़ीसा। डायमंड का तो पूछा हुआ है, रशिया है, ये शायद 67 या 66 में पूछा था। फिर इधर ये एमपी। डायमंड में आपको पता ही होगा पन्ना माइन है एक। फिर कॉपर में कौन है? कॉपर में चिली। ठीक है, आपको पता ही होगा ना, साउथ अमेरिका का ये मैप है, इधर ये चिली कंट्री है इधर। ठीक है, इधर ये छोटा सा चिली कंट्री है लंबा सा, और इधर अर्जेंटीना है। ठीक है, और फिर आता है थोरियम। थोरियम में तो आपको पता ही होगा सिल्वर आता है। जैसे सिल्वर में मैक्सिको है, इधर राजस्थान है। थोरियम में इंडिया है, और इधर केरला। थोरियम में आपको याद होना चाहिए इंडिया है टॉप पर, इधर केरल। कोस्टल रीजन में मिलता है ना थोरियम, कोस्टल रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलता है, और इधर केरला, तमिलनाडु। ओके, सिल्वर में कौन है? मैक्सिको। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, प्रोडक्शन में सिल्वर में मैक्सिको है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे साउथ अमेरिका का मैप है ये, यहाँ चिली कंट्री है, और इधर है बोलीविया, और इधर है अर्जेंटीना। ये क्या हो गया? ए से अर्जेंटीना, बी से बोलीविया, सी से चिली। ए बी सी याद रखना है आपको। ये जो है लिथियम ट्राइंगल बोला जाता है, ये लिथियम के लिए फेमस है कंट्री। इस चीज़ के लिए है, लिथियम के लिए। तो ये ऐड करना मैं भूल गया हूँ उसमें। फिर आगे आते हैं एग्रीकल्चर। बस इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या इसकी फ़ोटोज़ को, इमेज को, वो आपको बार बार रिवीजन कर लेना है यहाँ से देख कर। बीपीएससी में देखना एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, हो सकता है दो क्वेश्चन आ जाए। यूपीएससी में तो आज के टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं, यूपीएससी में भी। अब वीट में हमको लगता है कि इंडिया है नंबर 1, बट इंडिया सेकंड आ गया, चाइना नंबर 1 हो गया है। पहले चाइना किस चीज़ में नंबर है वो याद करते हैं ना। चाइना टी में, ग्राउंड नट में, मूंगफली, कॉटन में, टबैको, तंबाकू एंड पोटैटो। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, चाइना है। और इन सारे नेम में इंडिया सेकंड है। चाइना टी में भी सेकंड है, ग्राउंड नट में भी सेकंड है, कॉटन में भी सेकंड है, टबैको में भी सेकंड, पोटैटो सब में सेकंड है इंडिया। पहला और सेकंड वाला आपको नाम याद रखना है। लेकिन कभी कभी वो लोग, जैसे वीट हो गया, टॉप 3 कंट्री अगर पूछ लिया तो रशिया आ जाएगा 3rd नंबर पर। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं इंडिया में कौन है। बट ये सारे तो इंडिया चाइना टॉप 1st और 2nd कर गए हैं, बट इंडिया में देखो यहाँ यूपी है वीट और पोटैटो में। ठीक है, गेहूं में और आलू में। और इधर तंबाकू में आंध्र प्रदेश है, और कॉटन और ग्राउंड नट दोनों में गुजरात है। ये आपको याद रखना है। और बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ से उसके ना, ये क्या करते हैं, टॉप 3 अरेंज करने के लिए दे देते हैं कि टॉप 3 क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज करना है। जैसे वीट में यूपी है, एमपी है, पंजाब है। क्योंकि मैं ये भी तो बता रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, और जैसे पोटैटो में यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार आ जाता है। फिर तंबाकू में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। कॉटन में गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी। फिर ग्राउंड नट में भी वही कंट्रीज है, स्टेट आ जाएंगे। गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा तमिलनाडु।
तो ये डेटा वाला पोर्शन है, ये बार बार देखना ही होगा, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। फिर ठीक है, आता है राइस। राइस में इंडिया नंबर 1 है। अब इंडिया देखो किस किस चीज़ में नंबर 1 है, वो सारे एक साथ है ना। राइस, पल्स, पल्स का हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। सेम स्पाइसेस में है, शुगर में है, जूट में है। जूट के बारे में तो पिछली बार बीपीएससी ने पूछा भी था मेंस में, तो ये डेटा मैंने यूज़ किया हुआ था ये, कि जूट में इंडिया नंबर 1 है और वेस्ट बंगाल इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एमपी में और बिहार में भी जूट होती है, आपको पता है, वेस्ट बंगाल से जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये कौन कौन से हैं? राइस, पल्स, जूट, शुगर एंड स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स। इसमें इंडिया नंबर 1 है, बस आपको इतना याद रखना है। और राइस, और इसकी सेकंड रैंक याद नहीं रखनी, बट राइस का तो इंपॉर्टेंट है ना, राइस के बारे में पूछा जाता है। तो चाइना आ जाएगा सेकंड, बांग्लादेश आ जाएगा थर्ड, बट यूपी, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा थर्ड नंबर पे और तेलंगाना आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ये आपको याद रखना, यहाँ क्वेश्चन गलत हो सकता है। यूपी तो फर्स्ट है ही। पल्स में एमपी आ जाएगा, दाल, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है और कुछ एरियाज के ड्रॉट एरियाज भी हैं, तो इसमें एमपी आ जाएगा। फिर जूट में, जूट में तो वेस्ट बंगाल ही आपको याद ही होगा। फिर ठीक है, शुगर, शुगर में देखो, शुगर केन में अलग है और शुगर में अलग है। अगर नॉर्मल शुगर की बात करते हैं तो यहाँ आता है महाराष्ट्र, ठीक है, बट शुगर केन, शुगर केन में है यूपी, गन्ने में है यूपी, बट शुगर अगर बनाने में है, प्रोडक्शन में, वो है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर आगे आते हैं स्पाइसेस, मसालों में, मसालों में इंडिया है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, केरल के बारे में बोला जाता है बट यहाँ एमपी है स्पाइसेस में, मसालों में एमपी ऊपर है टॉप में। और ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स आपको पता होगा जो डिजर्ट एरिया जहाँ रेनफॉल कम होती है, जैसे यहाँ तो 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल में भी हो जाते हैं ना, जैसे कि मस्टर्ड वगैरह ये जो है, तो इंडिया टॉप में है। फिर भी इंडिया को काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया का टारगेट है 2031 तक इंडिया को सेल्फ रिलायंस हो जाना है, सेल्फ रिलायंट हो जाना है अपना, ठीक है। और गुजरात, इसमें राजस्थान टॉप किया हुआ है ऑयल सीड्स में। फिर ठीक आता है, फिर आता है सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स देखो, जहाँ यूनिक आता है ना नेम, वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनता है। सनफ्लावर्स में यूक्रेन आ जाएगा, इंडिया में कर्नाटक आ जाएगा, सोयाबीन में अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। सोयाबीन और मेज दोनों में अमेरिका आ जाएगा। मेज में इंडिया की 4th रैंक है, सोयाबीन में एमपी है, इधर एमपी है, मेज दोनों में। फिर नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़ में है थाईलैंड और इधर केरल। आपको पता होगा ना, ये कोस्टल रीजन है ये, तो कोस्टल रीजन में होगा ये रबड़। फिर आगे आते हैं शुगर केन। शुगर केन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, टॉप में यूपी है, बट शुगर में कौन है? एमपी, महाराष्ट्र। शुगर में है महाराष्ट्र और बट शुगर केन गन्ने के प्रोडक्शन में है यूपी। और इंडिया सेकंड रैंक है, ब्राज़ील फर्स्ट है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गन्ने में ब्राज़ील फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, फिर थाईलैंड आ जाता है, फिर बार्ली, ठीक है, जो में यूएस से है, फिर इधर महाराष्ट्र है। फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में भी पूछा जाता है डिटेल्स। इंडिया 7 रैंक है कॉफ़ी में, ब्राज़ील एंड वियतनाम फर्स्ट सेकंड आ जाएगा। इंडिया में कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है ना सबसे ज़्यादा, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ठीक है। फिर आगे एक क्वेश्चन मिस हो गया था, मैंने बाद में ऐड किया, मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में तो 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर बनाया गया था ना यूएन का, 2023 मिलेट्स ईयर बनाया गया था। तो इंडिया रैंक फर्स्ट है मिलेट्स में। और टॉप स्टेट कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ये हो गए सारे डेटा एग्रीकल्चर के ख़त्म, ठीक है। फिर आगे आते हैं फाइनली, जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है इस बार, गोल्ड। तो गोल्ड के बारे में मैं आपने को बताया ना, 6% ड्यूटी हुआ करती थी, सरकार ने कर दिया है गोल्ड खरीदना बंद, गरीब की गोल्ड अब हम प्रमोट नहीं करेंगे। गोल्ड से हमारा फिजिकल डिफिसिट, जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट बोल दिया मैं, सॉरी, करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि $90 बिलियन लगभग हम गोल्ड खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं। और अपना फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 690 के करीब है ना, $690 बिलियन के करीब। तो गोल्ड में काफ़ी हम खर्च करते हैं, तो उस पर ड्यूटी ने सरकार ने बढ़ाई है ताकि इंपोर्ट हम कम करें। ये 15% कर दी है इंडियन सरकार ने। तो टॉप प्रोड्यूसर कौन से हैं? चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, ये आपको याद रखना है, टॉप प्रोड्यूसर हैं ये, ठीक है। रिजर्व में कौन सा है? यूएस से, जर्मनी, इटली, ठीक है। यूएस से हर जगह जा रहे हैं, यूएस से और चाइना काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेंगे ऑप्शन में। तो रिजर्व में यूएस से, जर्मनी एंड इटली। प्रोड्यूसर वाले ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, चाइना और ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। बट इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करता है? कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया? इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है स्विट्ज़रलैंड से।
कहाँ से करता है इंडिया? स्विट्जरलैंड से। 35 से 40% तो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करता है, फिर यूएई से 20% लगभग, फिर साउथ अफ्रीका से 10%। ठीक है। और इंडिया में रिजर्व कहाँ मिलेगा गोल्ड का सबसे ज़्यादा? बिहार, राजस्थान एंड कर्नाटक। यही याद रखना है आपको। बट टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं गोल्ड में? कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड आपको याद होगा। ठीक है। केजीएफ मूवी भी आ गई है इसके ऊपर तो। फिर हुट्टी गोल्ड माइन, ये भी कर्नाटक में है, तो आपको याद रखना है यहाँ माइन है तो इसलिए टॉप प्रोड्यूसर है। फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है झारखंड। कुछ और गोल्ड माइन के नाम याद करते हैं हम। फिर है रामागिरी गोल्ड फील्ड, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है ये रामागिरी? आंध्र प्रदेश में। फिर सोनभद्र आपको पता ही होगा, यूपी में है। सोन लगा हुआ, ये नाम से ही पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में 10 से 12%, 9 से 10% इंडिया अपना इंपोर्ट का बिल बढ़ा दे रहा है गोल्ड की वजह से। 90% तो इंपोर्ट ही करते हैं लगभग, ज़्यादा ही। 700 से 800 टन पर ईयर कंज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है। गोल्ड बिल हमारा जो इंपोर्ट का बिल है कितना है? लगभग $92 बिलियन के करीब है। ठीक है। और फिर ये फेमस माइन है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ठीक है। ये है मुरन ताऊ करके, ये उज्बेकिस्तान में है। क्या नाम है? मुरन ताऊ। ठीक है। फिर नवादा यूएसए में है, वहाँ की एक माइन है कार्टलिन ट्रेंड। क्या नाम है? कार्टलिन ट्रेंड। ठीक है। फिर है इंडोनेशिया में, ये गलती से लिखा गया है, इंडोनेशिया की माइन है एक। फिर है ग्रेसबर्ग। क्या नाम है? ग्रेसबर्ग। ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका की माइन है मोपिंग्स। मोपिंग्स, ये आपको नाम रट लेने हैं कैसे भी करके, क्या पता क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और आप वीडियो में हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का डेटा को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से स्लाइड को प्रिपेयर किया है, और ये जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से कंपेयर करके बनाया है। ये डेटा आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे इंटरनेट यूज़र जो हैं वोमेन जो यूज़ कर रही है इंटरनेट, वो कितना हो गया है? जैसे 64% हो गया लगभग, ये 33% से बढ़ा है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितना हो गया है? ये 60% हो गया है, ये 41% से बढ़ा है। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसको। ओके। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरी, जिसमें मैंने 50+ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है इकोनॉमी में, कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मैंने 50 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है ऑलमोस्ट। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है कहाँ से आता है, वो PYQ को एनालाइज करके मैंने 50 एरियाज़ हैं ऑलमोस्ट इकोनॉमी की मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। वो वीडियो को आप जरूर विजिट करें। ओके, लेट्स डिस्कस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6 है, और मैंने इसको 5 से कंपेयर किया है। तो ये जो रिलीज़ करता है, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर इसको रिलीज़ करता है। और ये वीडियो वाइल एंगल होगा, हिंदी में आपको मैं बोलूँगा, कुछ कुछ चीज़ें इसमें हिंदी में भी लिखी होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर इसको रिलीज़ करता है। और प्रिपेयर किसने किया है? ये प्रिपेयर जो किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मुंबई में है। ये प्रिपेयर इसने किया है। और कितने पैरामीटर पे है? 101 पैरामीटर है इसके। ओके। कितने डिस्ट्रिक्ट में किया गया सर्वे? 715 डिस्ट्रिक्ट। ओके, 715 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया गया। और ये 6 लाख, लगभग 7 लाख के करीब फैमिली पे इसको डेटा को कलेक्ट किया गया। और इसमें मणिपुर को इंक्लूड नहीं किया गया है, मणिपुर को इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम कंपेयर करते हैं अब जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का क्या है 2019-20, ये 5 वाला डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। और ये 6 वाला है 2023-24 वाला। तो क्या है? सेम है, 2 ही था। और हमारा टारगेट क्या रहता है? 2.1 जो रिप्लेसमेंट वाला रहता है उससे कम हो, तो हमने ऑलमोस्ट ठीक है। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में क्या है? तो 1.6 है। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? और रूरल एरियाज़ में क्या है? 2.1 है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रूरल एरियाज़ में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है? वो 2.1। ओके, हमें अच्छे से ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर। 15 ईयर से कम वाली जो पॉपुलेशन है उसका ट्रेंड क्या है? घटता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। पहले 26.5 था, अब 25.5, ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है, घटा है ये। जो क्या करता है? शो करता है हमारा बर्थ रेट कम हो रहा है, एजुकेशन हमारी बढ़ रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं।
तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। ओके, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये 71st बीपीएससी में इस टाइप से पूछा भी गया है कि 60+ ईयर वाली जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है या घट रही है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 ईयर वाली जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में, अभी इंडिया में घट रही है। फिर आगे मैं इसको कंपेयर करूंगा बिहार से कि बिहार का क्या ट्रेंड है, बिहार का और इंडिया का आपस में क्या ट्रेंड है। तो ये 15 ईयर वाले जो बच्चे हैं कितने हैं, 25.5, 25.5। और आगे फिर ये जो आता है 5 साल से नीचे वाले कितने हैं, ये ऑलमोस्ट 8%, ये ऑलमोस्ट 8% है। ओके, फिर आगे जो डेटा आता है, अब ये देखते हैं कि पॉपुलेशन 60+ वाले कितने हैं, 60 ईयर वाले कितने हैं। तो इसका ट्रेंड हमारा बढ़ रहा है, मतलब ये है 12.9। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी में, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च, केयर इकोनॉमी पे बर्डन आएगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेगी, सिल्वर इकोनॉमी जो है इस पर बर्डन आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट डेटा है इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट। ओके, ये कितना है, ये भी हमारा बढ़ा है, तो अच्छा साइन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, अवेयरनेस आ रही है। कौन सी स्कीम है जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट को प्रमोट करती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। जैसे कि 88.6 था, अब 90.6 हो गया है। ओके, बिहार में लगभग ये 86 के करीब है अभी। तो मैं भी आपको डेटा में बताऊंगा आगे। ओके, फिर लास्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्टंटेड एंड वेस्टेड। ओके, तो स्टंटेड क्या होता है, अगर हमारी एज बढ़ रही है, जैसे 20 साल हमारी एज हो गई है और हमारी हाइट जो है अभी कम ही है, 20 साल 21 साल हमारी एज हो गई है बट हमारी हाइट अभी कम है, तो उसको बोलते हैं स्टंटेड। ओके, और वेस्टेड में क्या होता है, अगर हमारी हाइट बढ़ गई है, हाइट हमारी 6 फीट हो गई है, 5 फीट हो गई है, बट वेट हमारा अभी वजन हमारा कम ही है, तो उसको बोलते हैं वेस्टेड। तो ये ट्रेंड क्या है अपना, इम्प्रूव हुआ है। ओके, जैसे फैमिली सर्वे 5 में कितना था, 35.5, अब कितना हुआ है 29.3, 29.3। ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है, ये घटा है अपना, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। हाइट जो है और वेट के अकॉर्डिंग ये भी इम्प्रूव हुआ है बट काफ़ी कम इम्प्रूव हुआ है। ओके, नेक्स्ट डेटा आता है, अब जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ओके, जो वुमेन के पास जो ओनरशिप है फ़ोन की, या वुमेन यूज़ कर रही है फ़ोन, तो वो कितना है, इंडिया में जो है 63% है, 63.3, ये इम्प्रूव हुआ है 53 से। ओके, और बैंक अकाउंट ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, 89% है ये 78 से। ओके, तो फ़ोन ओनरशिप कितना है 63 और बैंक अकाउंट कितना है 89। ओके, फिर आगे है बेसिक फैसिलिटीज़ में। आज के टाइम पर हमारे देश में पावर सप्लाई या बिजली की जो सप्लाई है 98.3, ओके, 98.3% लोगों पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ हैं, सप्लाई पहुंच चुकी है। और ड्रिंकिंग वाटर का कितना है, ये है 96.5, 96.5%। ओके, तो हमें याद रखना है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। पावर सप्लाई के लिए आपको पता होगा कौन सी स्कीम है, सौभाग्य योजना है जैसे, और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है, हर घर नल का जल, इस टाइप की जो स्कीम है इससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है टैप जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है। ओके, एक डेटा और बताता है जो वुमेन एम्पावरमेंट की कंडीशन बताता है क्या क्या अभी कमी है। तो चाइल्ड मैरिज जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हो रही है और फिर बिहार में हो रही है, और केरल में जो सबसे कम है, पता होगा आपको 100% लिटरेसी, आपने मीम सुना होगा। केरल में क्या है, एजुकेशन काफ़ी अच्छा है तो वहाँ चाइल्ड मैरिज कम हो रही है। जहाँ भी एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा वहाँ चाइल्ड मैरिज, लोग शादी डिले करेंगे या कोई स्टडी कर रहे हैं तो अपना चाइल्ड मैरिज वहाँ डिले हो जाएगी। तो बिहार जो है सेकंड नंबर पे है क्योंकि एजुकेशन यहाँ काफ़ी कम है। कितना एजुकेशन यहाँ, 79% है कुल नियर। ये है कास्ट सर्वे का डेटा। और आपको पता होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ एजुकेशन कम होगा वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस भी
ज़्यादा होगा। तो बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके, फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस का जो ट्रेंड है वो कम हुआ है, क्योंकि 22% है ये। रीज़न क्या है? एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर्स, जो वुमेन में जो अवेयरनेस आई है एजुकेशन के कारण, तो राइट्स के बारे में अगर अवेयरनेस आएगी तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है कम होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेट यूज़र। अगर हम देखें वुमेन कितना इंटरनेट यूज़ कर रही है, 33% था ऑलमोस्ट ये, अब कितना हो गया 64%। आपको एग्जैक्ट डेटा भी याद नहीं रखना है, ऐसे एग्जाम में अगर मेंस में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, नियर 64% जो है वुमेन जो है इंटरनेट यूज़र है। ओके, एक इम्पोर्टेंट डेटा ये काफ़ी है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सिक्योरिटी, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होकर कितनी हुई है? 60%, 60.2%। ओके, नियर में आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि मेंस में जो यूज़ होगा एग्जैक्ट डेटा लिखने की जरूरत नहीं होती, वहाँ नियर आप लिख सकते हैं। और ये 41% था 2019-20 में, तो ये इम्प्रूव हुआ है। रीज़न क्या है? आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है ना फैमिली को, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। 2014-15 में कितना था? 28% था, तो हमेशा ये बढ़ता जा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था ये कि उनका टारगेट क्या है, 100% कवरेज करना है 2033 तक। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कब तक करना है 100%? वहाँ डेटा दिया होगा 30 तक, 31 तक या 32 तक, तो 2033 तक 100% कवरेज करना है हमें। ओके, फिर आगे आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का क्या ट्रेंड रहा है? 87% लोग वैक्सीनेट हुए हैं। ये जो है बच्चे के लिए है, 12 मंथ से लेके 23 मंथ के बीच के जो बच्चे हैं, 87% ऑलमोस्ट। ये 83 था पहले। तो इसमें कौन सा स्कीम चलता है बच्चों के इम्यूनाइजेशन के लिए? बाल टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष। ओके, आपको कमेंट में बताना है मिशन इंद्रधनुष ये स्कीम कब लॉन्च हुई, गूगल करके एक बार देखना है। जो भी हमें स्कीम आती है हमें एक बार गूगल करके देखना होगा। ओके, जो मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार से कंपेयर करके पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार से कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया, क्या क्या देखा एक बार रिवीजन करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 2 पॉइंट, इस समय क्या है 2 है, 2 है इस समय। पॉपुलेशन बिलो 15 क्या है? ये डिक्रीज हो रही है, तो जो शो करता है बर्थ रेट हमारा कम हो रहा है। फोन ओनरशिप जो है वुमेन में इंक्रीज हुआ है। बैंक जो है अकाउंट वो भी इंक्रीज हुआ है। बेसिक फैसिलिटीज जो है, पावर सप्लाई 98% हो गया ऑलमोस्ट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 96% हो गया है। चाइल्ड मैरिज जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और बिहार में है। और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो डिक्रीज हुए हैं। पॉपुलेशन 16 जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट जो 90% के करीब है ये इंक्रीज हुआ है। और स्टंटेड एंड वेस्टेड ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो ये डेटा हमें सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार का डेटा, और ये हम ये इंडिया से कंपेयर करके करेंगे। अगर आप इस सारे डेटा को याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है बिहार का, इंडिया का जैसे 2 है, तो बिहार का कितना है? बिहार का जो है इस वक्त 2.7 हो गया है। तो ये कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको ये रिवीजन करना है, ये सारा आपको लर्न याद करना है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं रिवीजन वायर पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बिहार का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का डेटा डिस्कस करने वाले हैं, और ये हम 5 से कंपेयर करके करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इंडिया का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को डिस्कस किया है, और उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं एक बार। जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में कितना है? बिहार में अभी 2.7 है, और ये घटा है। ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या है। 3% से अब कितना हो गया है? 2.7। और नेशनल का कितना है? हम ये जो वीडियो है कंपेयर करके करने वाले हैं, इंडिया से कंपेयर करेंगे। इंडिया का क्या है? लास्ट वीडियो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का कितना है? 2.7। इंडिया का कितना है? 2। इंडिया का है 2। और रूरल एरिया में कितना है? 2.8। और अर्बन एरिया में 2.1। ओके, फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है अभी? सबसे पहले 5 ईयर वाले कितने हैं?
तो इसका ट्रेंड घटा है कि बर्थ रेट कम हो रहा है, जिसका मतलब तो 8.9, 8.9, 8.9। ओके। और इंडिया में कितना है? इंडिया में 8% है, जो कि बिहार में ज़्यादा है 0.9। और 15% वाले कितने हैं बिहार में? इसका ट्रेंड भी घटा है, बट थोड़ा सा घटा है। ये है 35.6, 35.6। कितना है? 35.6। इंडिया का कितना था? 15 से नीचे पॉपुलेशन वाले इंडिया में था 25, 25.5%। तो हमें याद रखना है, कंपेयर करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा कि जो 15 ईयर्स वाली पॉपुलेशन ग्रुप है वो बिहार में ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। फिर अगर बात करें, बट ये याद रखना हमें ट्रेंड जो है घट रहा है। पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है ना कि 2019 के कंपेरिजन में 23 में 2019 वाला जो 5 का डेटा है और ये 6 का डेटा है, तो 19 के कंपेरिजन में जो ट्रेंड जो है वो घटा है या बढ़ा है? 15 साल की पॉपुलेशन या 15 या 5 ईयर से बिलो, तो वो पॉपुलेशन जो है ट्रेंड घट रहा है हमेशा। बट एक चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है, अब 60 ईयर, 60 साल से जो ऊपर की पॉपुलेशन है उसका ट्रेंड जो है बढ़ रहा है 11.5, 11.5%। तो 11.5% है, हमें याद रखना है। और इंडिया में कितना है? इंडिया में ऑलमोस्ट 12% है। कितना है? ऑलमोस्ट 12.9%। कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा तो अच्छे से याद रहेगा। और वीडियो ये बाईलैंग्वेज है, दोनों ही लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। हिंदी में बोल रहा हूँ तो कोई इशू है ही नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है अभी बिहार में? लिविंग स्टैंडर्ड के पैरामीटर क्या बोल रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिहार में कितना इलेक्ट्रिसिटी है? 98.5, जो बढ़ रही है काफ़ी। और 2019 में कितनी थी? तो यहाँ मैंने ये इंडिया का डाल दिया है और ये बिहार का है, और ये 2019 का डेटा है इंडिया का, बिहार का। इंडिया में क्या है? 98.3% है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी, और बिहार में ज़्यादा है। तो हम एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लोगों के पास अभी पहुंच हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो इंडिया में कम है, बिहार में ज़्यादा है। स्टेटमेंट पूछ सकता है, क्योंकि हमें जनरली लगेगा कि बिहार में तो इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं, बट बिहार में ज़्यादा है। और ये 2019 में 96.3 थी। सेम चीज़ मैंने इंडिया का कंपेयर किया यहाँ बिहार से। ड्रिंकिंग वाटर जो है इंडिया से ज़्यादा है बिहार में। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ यहाँ 96.6 है और यहाँ 99.8% है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। तो दोनों डेटा में याद रखना आपको, इलेक्ट्रिसिटी में और ड्रिंकिंग वाटर में बिहार बेटर परफॉर्मेंस में है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं? जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो ट्रेंड है घटा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के कारण और वुमेन राइट्स आए हैं। बट अभी भी 36.1% अभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही हैं 18 से 49 साल के बीच, 18 to 49 ईयर्स के बीच। और चाइल्ड मैरिज का ट्रेंड क्या है? ये भी घट रहा है काफ़ी। बट बिहार अभी सेकंड रैंक है। मैंने बताया था ना पहले वीडियो में, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है वेस्ट बंगाल। बिहार है सेकंड नंबर पे, जहाँ 34.6, 34.6% चाइल्ड मैरिज, फीमेल चाइल्ड मैरिज के केसेस देखने को मिलते हैं। एक ट्रेंड ये अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट जो 81.1 है। बट इंडिया का कितना है? इंडिया का है 90.6, अभी ऑलमोस्ट 10% कम है बिहार में। ओके, फिर आगे आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में एक बड़ा अच्छा काम हुआ है बिहार में, बैंक अकाउंट्स। बिहार में जो वुमेन के पास बैंक अकाउंट्स है वो 90.9, ऑलमोस्ट 91% बैंक अकाउंट है बिहार में। बट इंडिया में कितने हैं? इंडिया में 89% है। ओके, आपको ये याद रखना है, इंडिया में जो बैंक अकाउंट है 89% है और बिहार में 90.9। रीजन आपको पता है, जनधन योजना ये तो है ही, लेकिन जीविका के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं उसमें जो क्रेडिट दिया जाता है या फिर लोन दिया जाता है, तो एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है वुमेन के पास। अभी जैसे जो स्कीम थी 10,000 रुपये मिले थे, तो वो अकाउंट्स में तो आए पैसे, खुद का अकाउंट होगा तभी तो पैसे आएंगे।
तो याद रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट में ये डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा है, बैंक अकाउंट्स ज़्यादा हैं वुमेन के पास। और मोबाइल फ़ोन में भी ट्रेंड जो है बढ़ रहा है। जनरली सारे ट्रेंड हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट एक पॉपुलेशन वाला जो ट्रेंड है वो हमें याद रखना है कि वो घट रही हैं मैक्सिमम चीज़ें। 60+ वाले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बट ओके। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन यूज़र कितने हैं? 62.8 2023-24 में 62.8 मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं। एक डेटा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टंटिंग और वेस्टिंग। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है स्टंटिंग, ओके, वेस्टिंग क्या होता है। तो ये बिहार में क्या ट्रेंड है अभी इसका? बिहार में भी स्टंटिंग घटी है, 35.6 है, 35.6। और वेस्टिंग का कितना है? वेस्टिंग का है 19%। अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में कितना है स्टंटिंग? ये है 29.3%। ओके, इंडिया में 29 है, बिहार में कितना है 35.6। आपको कंपेयर करके याद रखना है, एग्जाम में दोनों डेटा एक साथ पूछे जा सकते हैं कंपेयर करके। और वेस्टिंग कितना है? ये 19% है, इंडिया में भी बिहार में भी। ओके, गैप बट स्टंटिंग का एक बार बताता हूँ मैं फिर से। मान लो हमारी एज 20 या 21 साल हो गई है ऑलमोस्ट, बट हमारी हाइट अभी नहीं बढ़ी है, हाइट हमारी अभी कम है, तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। ओके, और वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग हमारी हाइट तो इंक्रीज हो गई है, ओके, हाइट हमारी इंक्रीज हो गई है, वेट नहीं बढ़ रहा है। ओके, ये एनीमिया वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जा रही हैं, तो वेट हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अंडरवेट। ये सारे अंडरवेट में कितना है? 35.7%। 5 साल से कम वाले बच्चों में 35.7%। और ये अंडर 5 वाला ही ये डेटा ये है सारा। तो अंडरवेट कितना है? 35.5। ये 41 था पहले। नेक्स्ट आता है बिहार अभी कौन से पैरामीटर में अभी पीछे है, लो है, डिफिसिट देखने को मिल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में अभी बिहार में 21.1% है, बट इंडिया में कितना है? 30.2। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने एक आपको डेटा बताया था, याद होगा आपको, कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिया का जो परसेंटेज है वो 60% के करीब है, 60.2। बट यहाँ पूछा है हेल्थ कवरेज स्पेशली, तो ये 30% के करीब है, और बिहार में 21, 10% का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट वो एक डेटा है वुमेन पेड इन कैश, जो काम किया है वो कैश में कितनी पेमेंट मिली है, वो बिहार में हाफ है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में 30.8 है और बिहार में 16.5। इन दोनों पैरामीटर को आपको याद रखना है कि बिहार में भी कम है। एक चीज़ और है, कितने मैन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? तो इंडिया में 80.5 है, बिहार में 78 है, ऑलमोस्ट क्लोज है। तो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी तो हर जगह हो गई है, बट बिहार में अभी भी कम है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ज़्यादा है। रिमोट एरियाज़ में भी जो है इतना अवेयरनेस नहीं है मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्या करना है, और अभी नेटवर्क्स भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। सिमिलरली वुमेन में भी, यहाँ बिहार में वुमेन भी फ़ोन यूज़र्स अभी कम है, इंटरनेट यूज़र्स कम है। एक डेटा और है काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 6 वाले में मिल नहीं रहा है, बट नेशनल फैमिली हेल्थ 5 वाले में वुमेन का जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है वो 86.5। इसको मेंस में हम लिख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, कि डिसीजन मेकिंग में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो 86.5। ओके, तो हमने बिहार के सारे डेटा को पढ़ लिया है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है बिहार में? 2.7, ये भी घटा है। पॉपुलेशन जो है 5 ईयर से नीचे वाली कितनी है? 8.9। और 15% से नीचे वाली कितनी है? 35.5। बट हमें याद रखना है ट्रेंड को हमेशा, ये ट्रेंड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़ रही है या घट रही है। और 60 ईयर्स वाला जो है बढ़ रहा है 11.5। इलेक्ट्रिसिटी में और ड्रिंकिंग वाटर में दोनों में बिहार का परफॉर्मेंस बेटर है, 98.5, 99.8। और वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जो बिहार में घटा है 36.1। चाइल्ड मैरिज के केस घटे हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है। बैंक अकाउंट्स जो है वुमेन के पास ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन यूजर्स बढ़ रहे हैं,
99.9% वुमेन के पास बैंक अकाउंट होल्डिंग है। ओके, स्टंटिंग वेस्टिंग का भी जो ट्रेंड है वो घट रहा है, ये भी हमें याद रखना है। 35.6 है। इंडिया का कितना था ये आपको कमेंट में बताना है एक बार फिर से, और वेस्टिंग का जो है वो भी कमेंट में बताना है इंडिया का कितना है। अंडरवेट जो है 35.7 हुए हैं। ओके, फिर हेल्थ इंश्योरेंस में बिहार अभी पीछे है काफ़ी। ओके, और इंटरनेट यूज़र में मैन जो है 78.1%, जो इंडिया से पीछे है अभी। ओके, तो ये डेटा हमने सारा कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, और ये डेटा काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में, और बीपीएससी के पीटी में इस बार मे भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी न्यू रिपोर्ट्स आती हैं वो अभी जनरली लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो न्यू रिपोर्ट्स का डेटा हमें याद नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन मंत्रा पर आप पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके जो पीडीएफ्स या मैं आपको फ़ोटोज़ हैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।